नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम ग्राम विकास अधिकारी के फुल सिलेबस को कवर कर रहे हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हमने अभी इस ग्राम विकास अधिकारी फुल कोर्स के जो नया सिलेबस आया है उस पर हमने 30 वीडियोज बना चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला ई गवर्नेंस टॉपिक है। पंचायतों में ई गवर्नेंस की स्थापना कैसे होगी, उससे क्या फायदा होगा, आज हम इसको देखेंगे। डिजिटल इंडिया के तहत पंचायत में किस प्रकार से फायदा हो रहा है और कैसे सरकार डायरेक्ट जनता से जुड़ पा रही है और उनको अपनी सुविधाएं जो है डायरेक्ट पहुंच पा रही हैं। समय होता था, राजीव गांधी कहते थे दिल्ली से 1 रुपया भेजा जाता है तो 85 पैसे तो बीच में खप हो जाता है, 15% ही जनता के पास पहुंच पाता है, ग्रामीणों के पास। तो जो अब डीबीटी डिजिटल इंडिया आया हुआ ई गवर्नेंस हुआ है, जिससे सारा का सारा 100 पैसा का 100 पैसा डायरेक्ट बेनिफिशियरी के खाते में पहुंच पाता है। तो चलिए, हमारा आज के टॉपिक है पंचायतों में ई गवर्नेंस की स्थापना। हमने सिटीजन चार्टर को देखा, पंचायत सचिवालय को देखा, कॉमन सर्विस सेंटर को देखा। पंचायत स्तर पर जन कल्याणकारी पंचायतों में ई गवर्नेंस की स्थापना को आज हम देखेंगे, इस पर डिटेल में बात करेंगे। तो आज हम पंचायतों में ई गवर्नेंस की स्थापना को देखेंगे और उसके बाद हम जो लास्ट चैप्टर होगा पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय में, वो परिवार रजिस्टर एवं जन्म मृत्यु पंजीकरण होगा। आज का जो टॉपिक रहने वाला है पंचायतों में ई गवर्नेंस। बी गवर्नेंस तो आप समझ ही चुके होंगे, ई गवर्नेंस क्या होता है, क्यों होता है, क्या काम है ई गवर्नेंस का, इसको आज हम देखेंगे पूरे तरीके से और अच्छे से। सबसे पहले तो हम समझेंगे ई गवर्नेंस क्या है, उसके बाद देखेंगे कि ई गवर्नेंस से क्या फायदा हो सकता है हमारे पंचायतों में। ई गवर्नेंस का मतलब जो भी काम ऑनलाइन हो रहा है आज के समय में, डायरेक्ट सरकार ग्रामीण एक लास्ट व्यक्ति तक गांव के जुड़ पा रही है, यही ई गवर्नेंस होता है। इसको आज हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता तो है, फिर भी मैं बता देता हूँ। ई गवर्नेंस का मतलब, जैसे ईमेल में ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक है, उसी तरीके से ई गवर्नेंस में ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक है। ई गवर्नेंस में हिंदी का अर्थ है इसका ई शासन। ई शासन, अब इसको थोड़ा समझते हैं। ऐसे ई का संबंध क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। वह गवर्नेंस शब्द का अर्थ है शासन, अर्थात ई गवर्नेंस शब्द से तात्पर्य किसी देश के ऐसे शासन से है जहां सरकार अपने कार्यों को करने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की तकनीक का उपयोग करती है। मतलब वो तकनीक, सूचना जो आईटी मंत्रालय है, इसके सहयोग से जो भी तकनीक उपयोग करती है डायरेक्ट लोगों के पास पहुंचने के लिए, इसे ही ई गवर्नेंस कहते हैं। इसका मतलब तो आपको आसानी से पता ही होगा पहले से। अब हम देखते हैं जो ई शासन ई गवर्नेंस है, इसका क्या एक और अर्थ है। ई शासन ई व्यापार का एक रूप है जो उन प्रक्रियाओं और संरचनाओं का उल्लेख करता है जिसमें आम जनता को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, कंप्यूटर या इंटरनेट से या मोबाइल से सेवाएं दी जा सके। अब मोबाइल से क्या सेवाएं देती है, डीबीटी है, कोई पेंशन भरना है आपको, पेंशन डायरेक्ट खाते में आता है। ये सब जो भी कार्यक्रम है सब ई शासन का ही पार्ट है। सरकार की उत्पादकता, कुशलता और सेवाओं को प्रदान करने में सूचना तकनीकी का प्रयोग ही ई शासन है। जो भी वो अपने तरीके से सरकार इस्तेमाल कर रही है सूचना आईटी मंत्रालय को, वही ई शासन है। अब ई शासन का उद्देश्य क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, तो इसको समझते हैं हम। ई शासन के द्वारा नागरिकों का सरकार से सीधा संपर्क स्थापित हो जाता है और नागरिक की पहुंच सरकार तक सीधे बनी रहती है, जिसके द्वारा लोगों को बेहतर सूचनाएं और सुविधाएं प्राप्त होती हैं। जब डायरेक्ट ई शासन के माध्यम से सरकार का नागरिकों से, नागरिक का सरकार से संबंध स्थापित हो जाता है, तो उससे यह फायदा होता है जो भी डिटेल सरकार को चाहिए वो नागरिक से उन्हें मिल पाता है, और नागरिक को भी अगर कोई डिटेल सरकार से चाहिए होता है तो वो भी मिल पाता है। ये जो संबंध बनता है, संपर्क सीधा बनता है, इससे दोनों का फायदा होता है। अब ई शासन का आंतरिक उद्देश्य प्रशासनिक गतिविधियों को त्वरित, प्रभावी, पारदर्शी और कुशल बनाना है, जबकि इसका बाह्य उद्देश्य लोगों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूर्ण करना है। अगर हम किसी की अपेक्षाओं को समझेंगे, आवश्यकताओं को समझेंगे, तभी हम उसको पूर्ण कर पाएंगे। तो इस शासन की मदद से सरकारें जो है वो समझ पाती हैं कि नागरिकों को किस चीज की जरूरत है, कहाँ क्या चेंजेस करना चाहिए और किस प्रकार की सुविधाओं की जरूरत है। इसके द्वारा नागरिकों को शासन के साथ
जोड़ा जाता है और इन्हें शक्तिशाली भी बनाया जाता है। जब नागरिक कोई भी इंसान डायरेक्ट शासन से जुड़ पाएगा, शासन के जो भी योजनाएं हैं उन्हें जान पाएगा, तो वो जरूर शक्तिशाली और मजबूत भी होगा। उसके बाद देखते हैं ई शासन को लागू करने के लिए मॉडल हैं, 6 हैं। 6 में सब में उनका नाम जो होता है सी से शुरू होता है। तो 6 सी ऐसे हैं, 6 सीज हैं जिनको हम इस शासन को लागू करने के लिए मॉडल बनाया गया है। पहला तो है कंटेंट, उसके बाद है कंपिटेंस, उसके बाद है कनेक्टिविटी, और उसके बाद है साइबर मेथड, और पांचवा है आपका सिटीजन इंटरफेस, और छठा है हमारा कैपिटल। तो इन 6 को हम देखते हैं तरीके से, इनको डिटेल में देखते हैं, समझते हैं 6 क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे विषय वस्तु, कंटेंट। कंटेंट क्या होता है, किसी भी चीज का कंटेंट क्या होता है। इस शासन को लागू करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में निर्मित सूचनाएं होनी चाहिए। कंटेंट क्या है, जैसे अगर मुझे कह दिया जाए कि गाय पे निबंध लिखो, तो जो हम उसके बीच में लिखते हैं वही कंटेंट है। तो जब इस शासन को हम किसी को बताएंगे, किसी को समझाएंगे, नागरिकों को दिखाएंगे, तो हमारे पास कंटेंट होना चाहिए। और कंटेंट यहाँ कागज पे नहीं, हार्ड कॉपी नहीं, हमें सॉफ्ट कॉपी चाहिए, वो भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में। अब उसके बाद देखते हैं कुशलता, कंपिटेंस जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। ई शासन को व्यावहारिक बनाने के लिए प्रशिक्षित और व्यावसायिक प्रशिक्षकों की आवश्यकता है। अब कंपिटेंस, जो कुशल लोग हैं, कुशल का मतलब जैसे कंप्यूटर की जानकारी है, जो तकनीक, जो लेटेस्ट तकनीक चल रहा होगा, टेक्नोलॉजी चल रहा होगा, उसकी जो जानकारी रखते हैं, अगर वो इसमें है तो जो भी सूचना है, तकनीक से संबंधित जानकारी है, वो नागरिकों तक आसानी से पहुंचाई जा सकती है। तो हमने देखा पहला कंटेंट, दूसरा देखा कंपिटेंस, और तीसरा देखेंगे कनेक्टिविटी। हमारे पास कंटेंट हो गया, हमारे पास अच्छे लोग हो गए जो जानकारी को पहुंचा सकते हैं नागरिकों तक। अब हमें पहुंचाना कैसे, उसके लिए हमें कनेक्टिविटी चाहिए। तो कनेक्टिविटी क्या है, ई शासन के लिए देश के समूचे भागों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना पड़ेगा तथा इंटरनेट की उपलब्धता की आवश्यकता है। अब हमें किसी भी चीज को नागरिकों तक, सरकार से, दिल्ली से गांव में पहुंचाने के लिए हमें इंटरनेट की आवश्यकता होगी, उसे कनेक्टिविटी बोलते हैं। तीसरा सी हमारा क्या है, कनेक्टिविटी, इसे हम समझ चुके हैं। चौथा साइबर विधि, साइबर मेथड जो है, ई शासन के लिए साइबर विधि भी होना आवश्यक है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबार को वैधता प्रदान की जा सके। इसी संबंध में भारतीय सरकार द्वारा वर्ष 2000 में सूचना तकनीकी अधिनियम एक कानून बनाया गया। एक कानून 2000 में अटल बिहारी सरकार ने बनाया, जिसे हम आईटी एक्ट कहते हैं। उसका निर्माण 2000 में हुआ। किस लिए हुआ, कि जो ये काम हो रहा है इसको वैलिड, वैधता दी जा सके कि ये सरकार द्वारा जो भी काम हो रहा है, ये सरकार के हस्ताक्षर से, सरकार अथॉरिटी में हो रहा है, जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मेल के लेन देन तथा इलेक्ट्रॉनिक संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को वैधता प्रदान कर दी गई। जो भी व्यापार होगा इलेक्ट्रॉनिक, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, सबको वैधता किस एक्ट के तहत दी गई है, आईटी एक्ट की ही तहत दी गई है। चौथा सी देखा हमने, हम देखेंगे पांचवा सी क्या है। पांचवा सी है सिटीजन इंटरफेस। अब जो नागरिक है उनसे इंटरफेस, उनसे जुड़ा, वो जो उनके पास जानकारियां पहुंच रही है, उन्हें समझ में आ रही है कि नहीं, समझ में कैसे आएंगी, जब आप उसे इजी बनाएंगे, इस तरीके का इंटरफेस बनाएंगे जो लोग समझ सकें। और जो कुशल कारीगर होगा, कुशल जानकार होगा कंप्यूटर का, वो ऐसा ही इंटरफेस बनाएगा कि लोग आसानी से समझ सकें। जैसे आप फ्लिपकार्ट खोलते हैं तो उस पर इंटरफेस दिखता है, पहले एक कपड़ा, मेंस का, वुमेन्स का, इलेक्ट्रॉनिक, उस प्रकार से अगर इंटरफेस होगा लोगों को समझ में आएगा। तो अभी तक हमने 5C को देखा। 5C में क्या क्या था, पहला था हमारा कंटेंट, दूसरा था हमारा कंपिटेंस, तीसरा था हमारा कनेक्टिविटी, और चौथा था हमारा साइबर मेथड, और पांचवा था सिटीजन इंटरफेस। सबसे इम्पोर्टेंट है छठवां, छठवें के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। देखते हैं छठा क्या है। छठा है हमारा पूंजी, कैपिटल। बिना पैसा के तो जो ऊपर के हमने बात की वो काम हो ही नहीं सकता। तो उपरोक्त सभी प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता है, और भारत जैसे विकासशील देशों के समक्ष वित्त की समस्या जो वित्त की समस्या है, एक बड़ी चुनौती है। पैसों की कमी बहुत होती है विकासशील देशों में, क्योंकि उनके पास बहुत सारे काम होते हैं करने को। तो अगर वो पूरा का पूरा ध्यान आईटी पे, ई गवर्नेंस पे दे देंगे, तो उनका जो बजट है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो हमने जो 6C थे उनको देखे। अब हम देखेंगे ई शासन के मॉडल कितने होते हैं, कितने मॉडल होते हैं, उसको हम देखेंगे।
जब हम ई गवर्नेंस को समझ लेंगे तब हम चलेंगे ई गवर्नेंस को पंचायत में लेके, तो हमें आसानी से समझ में आएगा। चलिए ई शासन का पहला मॉडल देखते हैं। यह सामान्य सूचना मॉडल, जिसे इंग्लिश में जनरल इंफॉर्मेशन मॉडल या ब्रॉडकास्टिंग मॉडल कहते हैं। यह ई शासन का पहला चरण है जिसके द्वारा परंपरागत सरकार का रूपांतरण ई शासन के रूप में हुआ। इसके द्वारा सरकार ने अपनी सूचनाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध करा दिया, और यह उल्लेखनीय है कि यह सूचना पहले ही लोगों को प्राप्त थी। इस मॉडल का उद्देश्य यह है कि आम लोगों को सरकार की कार्यप्रणाली के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई जाए। सबसे बेसिक मॉडल है, जो सरकार कार्य कर रही है उसको ई मैसेज के माध्यम से या कंप्यूटर ईमेल के माध्यम से लोगों को बता सके कि सरकार क्या क्या काम कर रही है। बेसिक मॉडल है। उसके बाद देखते हैं दूसरा मॉडल क्या है, तो क्रिटिकल सूचना मॉडल। इसके अंतर्गत सामान्य सूचनाओं के बजाय कुछ विशेष और महत्वपूर्ण सूचनाओं की जानकारी दी जाती है, जिसका उद्देश्य समुदाय विशेष अथवा समूचे समाज को सूचना उपलब्ध कराना है। इसका जो उद्देश्य है वो पूरे समुदाय को, एक एरिया को, एक प्रदेश को जो भी जानकारी है उसे उपलब्ध कराना है क्रिटिकल सूचना मॉडल के जरिए। अब तीसरा जो मॉडल है, प्रचार प्रसार मॉडल, एडोकी मॉडल। इस द्वारा आम लोगों की सहभागिता को शासन में बढ़ाया जा सकता है। जो भी नागरिक हैं उनको इस मॉडल के जरिए उनको शासन में सहभागिता उनकी जो है शासन में बढ़ाई जा सके। और कुछ लोगों के अनुसार सरकार के निर्णय निर्माण में लोगों की सहभागिता के लिए किसी उत्प्रेरक के रूप में माना जाता है। जैसे उदाहरण से हम समझते हैं इस चीज को, समाज के जैसे वंचित लोगों को शोषण के संबंध में सूचना प्रकाशित करना। अगर उनका शोषण हो रहा है तो उनके लिए SC/ST जो एट्रोसिटी एक्ट बनाया गया है उसका प्रचार प्रसार अगर सब जगह होगा तो उन्हें अपने कानून के बारे में, उन्हें अपने हक के बारे में मालूम चलेगा, और वो जो उनके ऊपर शोषण कर रहा होगा उसके खिलाफ वो FIR करा सकते हैं। और भी कई जैसे महिलाओं पे उत्पीड़न हो रहा है तो महिलाएं भी, उनके पास ऐसे ऐसे मोबाइल नंबर दिए गए हैं सरकार द्वारा, उस पर कॉल करें, घरेलू हिंसा का मामला है, उत्पीड़न का मामला है, छेड़खानी का मामला है, त्वरित कार्यवाही की जाती है। उसके बाद देखते हैं हमारा मॉडल है इंटरेक्शन मॉडल। इंटरेक्शन मॉडल नाम से पता लग रहा है आपको, जनता और सरकार का इंटरेक्शन कैसे हो, चैट के माध्यम से। यह मॉडल उपरोक्त तीनों मॉडल का सामूहिक रूप है। इसमें सूचना का संचार दोहरा, टू वेज इंफॉर्मेशन होता है। इसके द्वारा आम लोग सरकार से और उनके प्रतिनिधियों से सीधे जुड़ जाते हैं। जैसे आपने किसी भी साइट पे जाइए सरकार के, तो उसमें साइड में दिया रहता है चैट, उसमें कंप्यूटर की जगह चैट किया जाता है। अगर आप उसमें कोई शिकायत करते हैं तो तुरंत पूछती है किस प्रकार की शिकायत है। वैसे आप FIR ही देखिए, आपका मोबाइल खो जाता है तो लॉस्ट एंड फाउंड का आप FIR करते हैं, तुरंत उनके पास वो जानकारी पहुंच जाती है। इसके बाद हम देखेंगे ई गवर्नेंस की चुनौतियां क्या है। विकासशील देश में चुनौतियां हैं, लेकिन भारत में क्या चुनौतियां हैं इसको हम देखते हैं। अब तो क्या क्या चुनौतियां हैं इसको हम देखते हैं। जैसे अब आप देखिए, शहर हो गया और गांव में कितना अंतर है। मोबाइल का यूज, इंटरनेट का यूज, बहुत सारी सुविधाएं जो हैं अभी तक गांव में नहीं पहुंच पाई हैं, और गांव वाले चाहते भी नहीं कि वो सुविधाएं उनके पास पहुंचे। जैसे मोबाइल को बड़ा बुरा मानते हैं गांव वाले। जब मोबाइल चलाते रहो तो बिगड़ देते हैं, जो हमारे बाबा हुआ होते हैं। शहरों में ई गवर्नेंस का प्रभाव अधिक हुआ, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ई गवर्नेंस का व्यापक प्रभाव नहीं देखा गया। इसी का कारण है कि जैसे कनेक्टिविटी जो है अभी अच्छी नहीं हुई है, क्योंकि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, इंटरनेट आदि बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। इसके बाद हम देखते हैं इसमें डेटा लीक और साइबर क्राइम का खतरा रहता है। जैसे कई ऐप हैं, आप डाउनलोड तो कर लेते हैं उन्हें प्ले स्टोर से, लेकिन वो अपना जो डेटा आपका है वो थर्ड पार्टी को भी भेजा करते हैं। तो आपको जब भी कोई प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें तो उसमें देखा करें कि उसमें लिखा रहता है दिस ऐप शेयर्ड डेटा विद थर्ड पार्टीज, तो उस ऐप को डाउनलोड ना किया करें। इसमें आपका क्या होता है, जो आपके मोबाइल में डेटा है, कंटैक्ट्स हैं और भी कई चीजें हैं, वो डेटा लीक हो सकता है और उससे साइबर क्राइम भी हो सकता है। ई गवर्नेंस हेतु उपयोग किए जाने वाले उपकरण काफी महंगे होते हैं, जिससे प्रारंभ में अधिक सार्वजनिक धन व्यय करना पड़ता है। जैसे कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर जब आप बिछाएंगे तो बहुत महंगा सौदा है।
अब इसको देखते हैं, ई शासन के परियोजनाओं के अनुप्रयोग क्षेत्र क्या होते हैं, कहाँ कहाँ ई गवर्नेंस का इस्तेमाल किया जाता है लोगों नागरिकों के जीवन में सुलभता लाने के लिए। जैसे सार्वजनिक शिकायत, बिजली, पानी, टेलीफोन, राशन कार्ड, सफाई, सार्वजनिक परिवहन, पुलिस। आप किसी को फोन करिए तुरंत आ जाते हैं, ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। उसके बाद ग्रामीण सेवाएं, भूमि अभिलेख, गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल, आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग, ईडब्ल्यूएस परिवार जो भी है सभी सुविधाएं ले सकते हैं। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है कि पुलिस एफआईआर, पंजीकरण, कीमती चीजें और लोगों का खोना और पाना। अगर आप शिकायत करते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं और उनका तुरंत त्वरित कार्यवाही भी की जाती है। सामाजिक सेवाएं हैं, पेंशन, वृद्धावस्था, विधवा अनुग्रह योजना, उपलब्धि सुधार, मुआवजा, लाइसेंस, प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जनजाति प्रमाण पत्र, हथियारों का नवीकरण, दस्तावेज का पंजीकरण, विद्यालय का पंजीकरण, विश्वविद्यालय का पंजीकरण, मोटर वाहन पंजीकरण, लाइब्रेरी लाइसेंस इत्यादि कामें हैं सामाजिक सेवाओं में। सार्वजनिक सूचना में रोजगार, कार्यालय पंजीकरण, रोजगार अवसर, परीक्षा परिणाम, अस्पताल उपलब्धियां, रेल समय तालिका, हवाई जहाज समय तालिका, सड़क परिवहन समय तालिका, चैरिटेबल ट्रस्ट, सरकार अधिसूचना, सरकार प्रपत्र, सरकारी योजना, इन सब चीजों से ई गवर्नेंस से लाभ लिया जा सकता है। उसके बाद वाणिज्य में भी कर विवरणी जमा करना, आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क, सरकारी इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण, ई शासन के लिए शिक्षा, विश्वविद्यालय मॉडल, इतने सारे बहुत सारे ई गवर्नेंस के माध्यम से कार्य किए जा सकते हैं और नागरिकों को सुलभता प्रदान की जा सकती है। अब हम देखेंगे, हमने ई गवर्नेंस को पूरी तरह से समझ लिया, ई गवर्नेंस कहाँ कहाँ काम करता है, कितने मॉडल होते हैं, कितने तरीके के मॉडल होते हैं। अब हम देखेंगे पंचायतों में ई गवर्नेंस का क्या लाभ हो सकता है। पंचायतों में हम पहुंच चुके हैं, पंचायत में ई गवर्नेंस को लेके। तो ई गवर्नेंस से शासन सुधार में संसाधन उपयोग द्वारा सक्षम है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ई गवर्नेंस सभी नागरिकों के लिए सूचना एवं उत्कृष्ट सेवाएं की बेहतर पहुंच बनाता है। जो भी सूचना है, सरकार की योजना है, वो नागरिक तक आसानी से पहुंचाई जा सकती है। यह सरकार में सरलता, दक्षता और जवाबदेही भी लाता है। यह सरकार को जवाबदेही भी बनाता है कि अगर आपको सारी जानकारी आपकी ऑनलाइन है, कोई भी मंत्रालय उसको चेक कर सकता है कि किस गांव में कितना काम हुआ, और नागरिक भी चेक कर सकते हैं हमारे गांव में कितना पैसा आया और उससे क्या काम हुआ। इसके बाद देखते हैं, ई गवर्नेंस नागरिकों और सरकार के लिए लाभप्रद है क्योंकि संचार प्रौद्योगिकी की तेजी से विकास हो रहा है और शासन में इसे अपनाने से सरकारी मशीनरी को नागरिकों के घर द्वार तक पहुंचने में मदद मिलेगी। मतलब वही बात है ना, आखिरी व्यक्ति तक सरकार डायरेक्ट पहुंच पा रही है ई गवर्नेंस के माध्यम से। मूलभूत सरकारी सुविधाएं कंप्यूटर तथा मोबाइल मिलने लगेंगी, जिससे समय, धन तथा श्रम की बचत होगी तथा माध्यम से देश के विकास में योगदान मिलेगा। 100% योगदान मिलना है ई गवर्नेंस से। अभी देखते हैं, ई गवर्नेंस से जो है व्यवसाय और नए अवसरों का भी सृजन हुआ है। इससे लाखों कॉमन सर्विस सेंटर खुले हैं जिसमें लाखों लोगों को रोजगार मिला है। जैसे हमने पिछले चैप्टर में देखा था, कॉमन सर्विस सेंटर है, जन सेवा केंद्र लोग खोलते हैं, उनसे घर का खर्चा चलने लग जाता है और अपने ही गांव में वह सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर खोल के कमाई करने लग जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, इसमें कंप्यूटर आधारित इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन काम होता है, जिससे समय व धन दोनों की बचत होती है। इसके साथ ही कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन काम घर बैठे या कहीं से भी किया जा सकता है। ई गवर्नेंस के माध्यम से कार्य व सेवाओं की दक्षता एवं गुणवत्ता में सुधार आता है। सरकार को सभी प्रकार की आंकड़े आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। सरकार जैसे कोरोना के टाइम पे एक ऐप आया, उससे लोगों को डाउनलोड कराया और लोगों को सारी जानकारी जो भी उसे चाहिए था ले लिया उसने। इससे भ्रष्टाचार कम होता है और जो भी बिचौलिए हैं, दलाल हैं, वो नहीं आ पाते हैं। लाभुक के बैंक खाते में पेंशन की राशि, सरकारी आवास आदि राशि सीधे पहुंच जाती है। सरकार का जो भी पैसा है उनके पास पहुंच जाता है। उसके बाद ई गवर्नेंस से सुशासन को भी बल मिलता है। जो सुशासन है, राम राज्य की जो कल्पना उत्तर प्रदेश में की जा रही है, वो ई गवर्नेंस के माध्यम से चोरी जो है, भ्रष्टाचारी खत्म हो जाती है। अब हम देखते हैं ई गवर्नेंस के कितने प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2G। G2G यानी सरकार से सरकार। जब सूचना और सेवाओं का आदान प्रदान सरकार की परिधि में होता है, मतलब उन्हीं के मंत्रालयों में होता है, तो इसे G2G इंटरेक्शन कहा जाता है। जैसे IT मंत्रालय है, अब किसी को होम मिनिस्ट्री को
अगर जानकारी चाहिए कोई तो आईटी से ले सकता है, होम मिनिस्ट्री डिफेंस से ले सकता है, यह विभिन्न सरकारी संस्थाओं और राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारी संस्थाओं के बीच और इकाई के विभिन्न स्तरों के बीच कार्य करता है। अब दूसरा है G2C, मतलब गवर्नमेंट से सिटीजन, यानी सरकार से नागरिक, सरकार और आम जनमानस के बीच बातचीत को G2C कहते हैं। यह एक प्रक्रिया सरकार और नागरिकों के बीच स्थापित की गई है, जिससे नागरिक विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच सकते हैं। तीसरा है गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू G2B, यानी सरकार से व्यवसाय। इसमें ई गवर्नेंस बिजनेस क्लास को सरकार के साथ सहज तरीके से बातचीत करने में मदद करता है। जैसे मुकेश अंबानी हो गए, अडानी हो गए, या जो भी बड़े बड़े टाटा बिरला जो भी हैं, उनको गवर्नमेंट तक पहुंचने में सुलभता, सहजता बनाता है। इसका उद्देश्य व्यापार के माहौल में और सरकार के साथ बातचीत करते समय पारदर्शिता स्थापित करना है। जैसे किस मेमोरेंडम पे साइन हुआ, किस मेमोरेंडम पे कहाँ साइन हुआ, किस देश के साथ साइन हुआ, वो सबको पारदर्शिता लाने में मदद करता है। चौथा है G2E, गवर्नमेंट से एम्प्लॉय, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं इनसे कैसे संपर्क स्थापित किया जाए। इसलिए जो मॉडल है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज है, किसी भी देश की सरकारी सबसे बड़ी नियोक्ता है और इसलिए वह नियमित आधार पर कर्मचारियों के साथ काम करती है। उसे पता रहता है उसके कर्मचारी क्या काम कर रहा है, और यह सरकार और कर्मचारियों के बीच कुशलता और तेजी से संपर्क बनाने में मदद करता है। बहुत जरूरी चीज है ये भी। इसके बाद देखते हैं ई गवर्नेंस का जो 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 में हुआ था, कब हुआ था, क्या हुआ था, क्या इसका थीम था, इस पे बात करते हैं। तो ये हुआ था 26 और 27 नवंबर को 2022 में। कहाँ हुआ था, तो कटरा जगह है वैष्णो देवी के पास, जम्मू कश्मीर में, वहां हुआ था। और किसके द्वारा कराया गया था, तो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG तथा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य सरकार के सहयोग से कराया गया था। इसके बाद इसका थीम क्या था, तो थीम को देखते हैं। इसका विषय थीम था नागरिकों, उद्योग और सरकार को समीप लाना, मतलब सिटीजन को भी, व्यापार को भी और सरकार को, तीनों को जब आपस में जुड़ेंगे, ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड है। अगर किसी चीज का विकास करना है इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा। ब्रिंगिंग सिटीजन, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट क्लोजर, अगर आपको अपने देश का, अपने समाज का विकास करना है तो इन तीनों को आपस में समन्वय बनाना पड़ेगा और साथ में विकास करना होगा। अब ग्राम पंचायतों में ई गवर्नेंस पोर्टल द्वारा दी जाने वाली ऑनलाइन सेवाएं क्या क्या है। ई गवर्नेंस से ग्राम पंचायतों में क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं, इसको देखते हैं। जैसे पहला है ई नागरिक सेवाएं। इसमें क्या है, आधार कार्ड बनवाना, ऑनलाइन पासपोर्ट बनवाना, ऑनलाइन पैन कार्ड बनवाना, ऑनलाइन आयकर रिटर्न भर देना, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, यही सब काम है। मतदाता सूची में नया बनवाना, किसी का नाम जुड़वाना, मनरेगा के अंतर्गत आवेदन करना, ये सब ई नागरिक सेवाएं हैं। अब शैक्षिक सेवाएं में क्या है, तो छात्र किसी भी परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, छात्र अपनी छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, छात्र अपनी उच्च शिक्षा के लिए ऑनलाइन ऋण भी ले सकते हैं। इसको ई परिवहन में ऑनलाइन रेल टिकट बुकिंग, बस टिकट बुकिंग, रेल का SMS सेवा ले सकते हैं, रेल भाड़ा आरक्षण सुविधा की जानकारी ले सकते हैं और PNR स्थिति की जांच कर सकते हैं। ये सभी गवर्नेंस के माध्यम से आसानी से, अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, ये सब सारी जानकारी आप घर बैठे बैठे कहीं भी दूर सुदूर गांव में, आप गांव के कोने में बैठे हैं, फिर भी आपको जानकारियां मिल जाया करेंगी। कृषि से रिलेटेड क्या है, किसान अपना मुआवजा सीधे अपने बैंक अकाउंट में प्राप्त कर सकते हैं। बाजार या मंडी में विभिन्न फसलों से संबंधित बाजार भाव जो भी है वो पता कर सकते हैं कि आलू का क्या भाव चल रहा है बाजार में, और हमें कब बेचना है, कब नहीं बेचना है, जब महंगा होगा तब बेचना है कि अभी बेचना है। मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किए गए हैं, जिनके माध्यम से किसान मौसम के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कब बारिश होगी, कब आलू लगाना है, गन्ना लगाना है, गेहूं लगाना है। अब एक सरकार ने सुविधा निकाली है ई चौपाल। अब ई चौपाल का क्या फायदा होगा, ई चौपाल से क्या हुआ कि जो एक गांव है, जो गांव के किसान है, वो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सरकार से जुड़े। तो इसमें क्या, जो बिचौलिए है ना, जो बिचौलिए दलाल है, इनका संबंध टूट गया किसानों से, ये डायरेक्ट कहाँ जुड़ गए, सरकार से।
अगर एफसीआई को ये अपना गेहूं चावल बेचते हैं तो डायरेक्ट एफसीआई इनको पैसा देगी, जो बिचौलिए थे इनको खत्म कर दिया गया। ठीक है। जो मध्यवर्ती स्तर है, जिन्हें थोक व्यापारी खुदरा विक्रेता के रूप में जाना जाता है, इनका कमर तोड़ दिया ई चौपाल से। मध्यवर्ती स्तर पर व्यक्ति अपना लाभ निर्धारित करता है, जो किसानों और उनकी उत्पादन लागत को प्रभावित करता है, क्योंकि जो भी बीज का पैसा है वो खा जाते हैं। इस पर काबू पाने के लिए इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट इंडियन टोबैको कंपनी ने ई चौपाल का प्रारंभ किया कि डायरेक्ट हमें आप अपना सामान बेचें। इस पहल से किसानों को मध्यवर्ती संस्थाओं की भागीदारी के बिना अपने उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं को बेचने में सहायता की। इससे अधिकतर किसानों को प्रभावित हुए बिना अपना सही लाभ कमाने में सहायता मिली। मतलब ऑटोमेटिक किसान का लाभ बढ़ ही जाएगा। अगर किसान डायरेक्ट सरकार को, एफसीआई को अपना गेहूं बेच देगी, जहां भी एफसीआई होगी, तो उसको डायरेक्ट वो रेट मिलेगा जो सरकारी रेट है। अगर बिचौलियों को बेचेंगे तो किलो पे 1-2 रुपए की कमी जरूर आएगी। इसके बाद एक और चलाया गया अभियान है ई ग्राम स्वराज पोर्टल। अब इसमें क्या है, तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल है, इसमें पंचायतों में डिजिटलीकरण को मजबूत करने की दृष्टि से विकसित किया गया है। मतलब पंचायत को डिजिटलीकरण किया जा रहा है। जैसे पंचायत सेवक बिठाया गया ग्राम सचिवालय में कंप्यूटर के साथ, वहीं डोंगल लगता है, वहीं से पेमेंट होता है, वहीं से हर कार्य होता है। तो ये जो है कि ई गवर्नेंस के माध्यम से पूरा डिजिटलीकरण करके गांवों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़कर उनका विकास करना है। यह पंचायती राज के लिए एक सरलीकृत कार्य आधारित लेखा अनुप्रयोग या ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट MMP के तहत पंचायत एंटरप्राइज सूट PES के हिस्से के रूप में विकसित अनुप्रयोगों में से एक है। पोर्टल की क्या विशेषताएं हैं? पंचायत का प्रोफाइल बन जाता है कि पंचायत में क्या चुनाव हुआ, कौन चुना गया और कौन सदस्य चुना गया, सारी बातें उस पंचायत प्रोफाइल में रहेंगी। नियोजन क्या प्लानिंग चल रही है उस गांव में, किस प्रकार का काम कराया जा रहा है, इसकी जानकारी रहेगी। प्रगति रिपोर्टिंग रहेगी कि उस गांव में कौन सा काम प्रगति पर है। लेखांकन, जो भी उस गांव का कोष है उसमें कितना पैसा आया, कितना आय हुआ, कितना व्यय हुआ, इन सब की जानकारी और निगरानी सरकार रख सकती है। संपत्ति निर्देशिका सभी अचल और चल संपत्तियों को संग्रहित करता है। वेब आधारित 24x7 जानकारी उपलब्ध रहेगी इन ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर। इसके बाद ई पंचायत क्या है? एक शब्द मतलब जैसे इलेक्ट्रॉनिक ई शासन था, उसी प्रकार से ई पंचायत बनाया गया गांव में। 2006 में राष्ट्रीय ई अवतार योजना के तहत सरकार ने भारत में ग्राम परियोजनाओं में सुधार के लिए कार्यशाला में भर्ती योजना बनाई। ठीक है, 2006 में राष्ट्रीय ई अवतार योजना और 2018 में इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मिशन मूड प्रोजेक्ट के एक घटक के रूप में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ई पंचायत मिशन शुरू किया गया। ई पंचायत कब शुरू किया गया? तो आप कहेंगे 2018 में। कब शुरू किया गया? तो 2018 में। अब इनका मिशन क्या था? ई पंचायत मिशन का उद्देश्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सांस्कृतिक के व्यापक उपयोग के माध्यम से जन भागीदारी के अंतिम कार्य करने में सक्षम बनाना है। उसके बाद ई पंचायत जो मिशन है, मूड प्रोजेक्ट का उद्देश्य है, ई पंचायत कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण भारत की ऑफलाइन जानकारी को अद्यतन जानकारी से लॉन्च करना है। जो भी आपके गांव में जानकारी ऑनलाइन नहीं हो पाई, जैसे जमीनें, पुरानी जमीनें हैं, उनको ऑनलाइन उनका खतौनी उपलब्ध नहीं होता, कुछ ऐसी जमीनें हैं, तो उनको मतलब अद्यतन नए रूप से उनको ऑनलाइन जोड़ना है। इस प्रकार ग्रामों को कंप्यूटरीकृत करने में सक्षम बनाना है। सारी गांव की जानकारी जो है वो ऑनलाइन सरकार के पास पहुंचाई जाएगी, जिसमें नागरिक भी उसे डायरेक्ट ऑनलाइन देख सकता है और सरकार का भी जब मन करे तो देख सकता है। इससे योजना बनाने में बहुत लाभ होता है। सहायिका का आंतरिक कार्य प्रवाह, व्यवसाय का संचालन, सरकारी एजेंसियों की पोस्ट में सुधार, पंचायत एवं क्षमता का निर्माण होगा। इससे ई पंचायत मिशन का क्या लाभ होगा? तो ऐसे राज्य में जहां पंचायत ग्राम पंचायत की सूची पूरी तरह से लागू है, ग्राम पंचायत के बारे में सभी डेटा और जानकारी इंटरनेट के माध्यम से आसानी से प्राप्त की जा सकती है, जिसमें नागरिक को भी प्राप्त हो जाएगी, सरकार को भी, और कोई दूसरे गांव का भी है तो उसे मालूम चल जाएगा उस गांव में क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, और इससे सरकार को बहुत लाभ होगा, सरकार आसानी से योजनाएं बना पाएंगी।
जिसमें हमारा जो आंध्र प्रदेश है और गोवा है, इन राज्यों में ई पंचायत कार्यक्रम कुछ हद तक लागू हो चुका है। नागरिक कुछ सुविधाओं का लाभ ऑनलाइन उठा सकते हैं। इनमें जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना, संपत्ति कर, पेंशन लाभ, रियायती लाभ, ई स्वास्थ्य देखभाल, ई लर्निंग और ई कृषि विस्तार आदि शामिल हैं। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में ई पंचायत पूर्ण रूप से शुरू नहीं हो पाया है। ई पंचायत स्थापित करने वाले अग्रणी राज्य हैं गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा सहित राज्यों ने पंचायत स्तर पर ई पहल की है। गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गोवा। अभी उत्तर प्रदेश में ई पंचायत पूर्ण रूप से कार्यरत नहीं है। तो हमारा ये चैप्टर आज का ई गवर्नेंस का हमने पंचायत में देखा। ई गवर्नेंस को पहले हमने समझा, उसके बाद ई गवर्नेंस का फायदा पंचायत में देखा, और ई गवर्नेंस से किस प्रकार से पंचायत में काम होता है, क्या क्या योजनाएं चलाई गई हैं, कौन कौन से ऐप पोर्टल हैं, इसको देखा। अगले वीडियो में हम देखेंगे परिवार रजिस्टर एवं जन्म मृत्यु पंजीकरण को। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा यहाँ तक देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे सबसे पहले आपको कोई भी वीडियो आए तो आपको अपडेट मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद,